प्रवासी भारतीय लेखकों की रचनाएं आजकल खूब लोकप्रिय हो रही हैं। कारण है इंटरनेट, क्योंकि अब भारत के पाठकों और श्रोताओं को भी वो आसानी से सुलभ हो गई हैं। आज सुनिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हंसादीप जी की लिखी हुई कहानी पानी के रंग। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये संयोग ही था कि दिसंबर माह में मुझे पहली तनख्वाह मिली थी। उस समय जब शहर क्रिसमस के आगमन के लिए सज धज रहा था। इस खुशी में झूमती मैं अपने लिए कुछ खास खरीदना चाहती थी। ये मेरे लिए सचमुच बड़े दिन का स्वागत करता बड़ा महीना था। इस बार क्रिसमस की चमक दमक का अंदाज मेरे लिए कुछ अलग ही अनुभूति लिए हुए था। अपने पैरों पर खड़े होने का सुख, शायद इसलिए भी कि अब मैं असली क्रिसमस ट्री और उसके सजावटी जेवर खरीद कर ट्री को खूब रंग बिरंगा सजा सकती थी। ये माँ की दिली इच्छा थी और मेरी भी। साथ ही अपने लिए और छोटू के लिए उपहार पैक करके ट्री के नीचे रखने की उत्सुकता भी चरम पर थी। शॉपिंग मॉल पहुंचकर मैं खरीदारी के लिए नज़रें दौड़ा रही थी। कई स्टोर थे, नेम ब्रांड। बड़े बड़े अहाते में चारों ओर जगमगाते नज़ारे आकर्षित थे। हर तरफ दिखाई देती थी लोगों की भीड़। इस बात का संकेत दे रही थी कि क्रिसमस माह की सेल शुरू हो चुकी है। मेरी नज़र हजारों कागजी आभूषणों से सजे एक क्रिसमस ट्री पर पड़ी। उसी के बगल में उपहारों से भरा एक विशाल कार्डबोर्ड बॉक्स था। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हमारे एंजल ट्री में भाग लेने का ध्यान रखें। एंजल ट्री, ये नाम कुछ परिचित सा लगा। कई बार माँ के मुंह से सुना था। मैं उसके समीप जाकर देखने लगी। वहाँ खड़े व्यक्ति ने मुझसे हाय हेलो किया तो मैंने इसके बारे में जानना चाहा। उसने बताया, एंजल ट्री नाम की ये हमारी संस्था है जो क्रिसमस पर बच्चों की इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है ताकि कोई बच्चा बगैर उपहार के दुखी न रहे। अच्छा, हम एक स्वयंसेवी संस्था हैं। शहर में हमारे कई सेंटर हैं जो अपने अपने इलाके में अलग अलग तरह से मदद देने की कोशिश करते हैं। मुझे पता तो था कि ऐसी कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो क्रिसमस पर ऐसे इंतज़ाम करती हैं, लेकिन एंजल ट्री से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई, आत्मीय खुशी। मैं पेड़ पर टंगी कागज़ की पर्चियों को ध्यान से देखने लगी। उसने कहा, इस पेड़ पर टंगे ये महज कागज़ नहीं बल्कि दूत हैं जो हमारे लिए संदेश लाते हैं कि शहर के किस कोने में किस बच्चे को सांता से क्या चाहिए। सचमुच प्रत्येक पर्ची में हस्तलिखित छोटी इच्छा सूची थी जो बोर्ड गेम, बारबीज, रिमोट कंट्रोल वाली कारें, क्रेयॉन्स, लेगो सेट, लाइट वाले स्नीकर्स जैसे कई नामों से भरी पड़ी थी। बच्चे का नाम, उम्र, लिंग और पता सब कुछ था। एंजल ट्री की यादें एकाएक सामने आकर खड़ी हो गईं। यह जानना रोमांचक था कि हमारी बनाई लिस्ट माँ यहाँ देकर जाती थी। सांता कोई और नहीं, वो एक दयालु अजनबी था, एंजल ट्री। अब तक के जीवन में मैंने ऐसे सैकड़ों पेड़ों को ललचाई आंखों से देखा होगा। मेरी आंखें नम हो आईं। इस पेड़ की हर शाख से जोड़ने में पल भर का समय भी नहीं लगा। बरसों पहले के वे पल तुरंत जहन में उतर आए। बचपन तो दिल में ऐसा डेरा डाले रहता है कि मौका मिलने की देर होती है, बस तुरंत सामने आ जाता। तब हम सरकारी अनुकंपा से मिले एक कमरे के मकान में रहते थे। वही बेडरूम, वही किचन और वही लिविंग रूम। उसी से एक छोटा सा बाथरूम, वॉशरूम था। फूड स्टैम्प से हमें दूध का पाउडर, बीन्स, ब्रेड, पीनट बटर, पनीर जैसी चीज़ें मिलती थीं। वही हमारा लंच, डिनर सब कुछ होता था। हम दो भाई बहन और माँ मिल बांट कर खा लेते थे। रात होते ही दीवार के सहारे खड़े एक सबसे पतले से बिस्तर को बिछाकर तीनों सो जाते थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि पास वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने के लिए हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े थे। उन्हीं को अदल बदल कर पहन लेते थे। माँ को मुझ पर बहुत गर्व था क्योंकि मेरी टीचर मेरी तारीफ़ के पुल बांधा करती थी। माँ को पता था कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन नौकरी ज़रूर करूँगी और अपने छोटे भाई का ध्यान रखूँगी। मैं और छोटू क्रिसमस की बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। सांता हमेशा हमारे लिए ढेर सारे उपहार लाता था। हर क्रिसमस की सुबह हमारे कमरे की टूटी चिमनी के पास ढेर किए गए उपहारों के लिए मैं सांता को धन्यवाद पत्र भेजना नहीं भूलती थी।
हम दोनों के लिए 4-5 रंगीन कागज़ों में लिपटे उपहार होते थे। हम इन उपहारों को एक एक करके खोलते थे। हर पैकेट के लिए एक खास दिन तय करते थे। सारे उपहार एक साथ कभी नहीं खोलते थे। यूँ अगले 4-5 दिनों तक हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती। सुबह उठकर उन रंगीन कागज़ों में लिपटे उपहारों को देखते रहना और अंदर क्या होगा इसका अनुमान लगाना, इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेने की कोशिश करते। क्रिसमस की सुबह से ही अगली बार क्रिसमस के आने की प्रतीक्षा शुरू हो जाती। 11-12 साल की उम्र तक मैं सांता क्लॉज में विश्वास करती रही। उन उपहारों की चमक सिर्फ रैपिंग पेपर में नहीं होती थी, वो चमक हमारी आँखों से उतरकर सीधे दिल तक पहुँचती थी। ऐसी खुशी जिसका कोई सानी नहीं। हमारे घर में कभी क्रिसमस ट्री नहीं आया, इतने पैसे ही नहीं होते थे। दुकानों में, मॉल में क्रिसमस ट्री को देखकर संतोष कर लेते थे। हालांकि हर क्रिसमस की सुबह उपहार हमारे पास ज़रूर पहुंच जाते थे। तब भी जब हम सड़क के किनारे रहते थे, उस दिन सवेरे माँ नींद से जगा कर कहती थी, देखो बच्चों, सांता ये उपहार देकर गए हैं तुम्हारे लिए। हर वर्ष मुझे अपनी पसंद की लिस्ट के उपहार मिल जाते थे। वाटर कलर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, एक्रेलिक पेंट सेट, यूनिकॉर्न, क्राफ्ट आदि मेरी पहली पसंद होती थी। छोटू के पसंदीदा लेगो सेट, बोर्ड गेम, रीयूबिक्स क्यूब्स जैसे कई खिलौने होते थे। साल भर में कई बार हम अपनी लिस्ट बनाते थे, फाड़ देते थे। इच्छाएं हर रोज़ बदल जाती थीं। माँ कहती थी 2 या 3 उपहार ही मांगना, ज़्यादा नहीं। सांता एक साथ इतने उपहार नहीं उठा पाते। हम आखिरी पल तक कभी ये कभी वो में खोए रहते। आखिर में माँ बीच में पढ़कर सूची फाइनल करवाती और हमारी लिस्ट सांता को भेज देती। एक बार मैं कहीं कचरे के ढेर से छोटा सा नकली ट्री उठा लाई थी। माँ को अच्छा नहीं लगा, बोली, जब तुम बड़ी होकर पैसे कमाओ तब असली ट्री लगाना और बच्चों के लिए खूब सारे उपहार वहाँ रखना। मैं उदास हो गई थी। छोटा सा ही सही, ट्री तो था वो, नकली ही सही मगर असली एहसास देता था। मैं उसे अपना एंजल ट्री बनाकर रखना चाहती थी। एक क्रिसमस की सुबह हम उत्साहित होकर उठे तो हमारे लिए चिमनी के पास कोई तोहफा नहीं था। मैं चिल्लाई, सांता क्लॉज हमारे घर नहीं आए? नींद से हड़बड़ा कर जागा छोटू रोने लगा। माँ गहरी नींद में थी। छोटू के रोने की आवाज़ से तेज़ी से कंबल फेंकते हुए उठी और दरवाजे के बाहर ऐसे भागी जैसे वो कुछ भूल गई हों। बाहर जाकर कहीं से लपेटे हुए पैकेजों का ढेर ले आईं और कहने लगीं, सांता ने जल्दी से दरवाजे पर ही छोड़ दिए थे। हम अपने अपने उपहारों को पाकर खुशी से चिल्लाने लगे। सांता के लिए मन में इतनी कृतज्ञता थी कि माँ के झूठ बोलने या ऐसी किसी आशंका के पैदा होने का सवाल ही नहीं उठा। वैसे भी हम दोनों भाई बहनों के पास चिंता करने के लिए बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे कि माँ आज खाने के लिए क्या लाएंगी, शाम को माँ समय पर आ पाएंगी या फिर हम दोनों को अकेले ही रात तक माँ का इंतज़ार करना पड़ेगा। सर्दियों में रात में जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी या नहीं। बचपन के वे सारे पल दिमाग में कौंधते हुए मानो कुछ कह रहे थे। अस्फुट स्वर लगातार कानों में गूंज रहे थे। मैं सुन पा रही थी। क्रिसमस खरीदारी में एंजल ट्री बच्चों को शामिल करना, चाहे अपने उपहार का बजट आधा करना पड़े। मैंने उस लिस्ट से 10 पर्चियाँ उठाकर उसके अनुसार खरीदारी शुरू कर दी। अपनी कार्ट में बच्चों की विश लिस्ट के खिलौने भर दिए। उस बॉक्स में डालने से पहले हर सामान पर उसके कागजी दूत को अच्छे से बांध दिया ताकि तोहफा सही जगह पहुँचे। मैं बहुत खुश थी। शायद मैं अपना कर्ज चुकाना चाहती थी। हालांकि बचपन की मुस्कुराहटों के आगे तोहफे कुछ भी नहीं थे। उस खुशी की कोई कीमत हो ही नहीं सकती। ये उसका एक छोटा सा अंश जरूर था जो मुझे और मेरे भाई को हर क्रिसमस पर एंजल ट्री ने दी थी। वे माँ को देकर जाते थे और माँ उन उपहारों को छुपा कर रखती थी। क्रिसमस के दिन सुबह हमारे उठने से पहले निकाल कर रख देती थी। घर आने के बाद भी एंजल ट्री मेरे मन मस्तिष्क पर छाया रहा। मैंने संस्था को फ़ोन करके और ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। इस समय उन्हें इन सब तोहफ़ों को डिलीवर करने के लिए स्वयंसेवी हाथों की ज़रूरत थी जो दूर दूर बसे इन घरों तक तोहफे पहुंचा सकें। मैंने तुरंत उस दिन की लिस्ट से 4 पतों पर डिलीवर करने के काम के लिए खुद को पंजीकृत किया। मैं बेहद उत्साहित थी। पहली बार कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ काम करने जा रही थी जो नया था, बच्चों के लिए था और त्यौहार के दिनों में उनके चेहरे पर मुस्कान ले आने वाला था। एंजल ट्री
संस्था ने एक ऐप के जरिए अपने सेंटर से हजारों तोहफे बांटे जाने के कार्य को सुव्यवस्थित किया था। आज मुझे 4 पते दिए गए, जिनके घर शहर से 10 किलोमीटर दूर लगभग एक ही एरिया में थे। उन घरों में जाकर ये तोहफे डिलीवर करने थे। मैंने अपने दोस्त एडम के साथ इस कार्य को पूरा करना चाहा, ताकि रास्ते में बर्फ़ की वजह से कोई रुकावट हो तो मदद मिल सके। संस्था के ऐप के जरिए संबंधित परिवारों को सूचित कर दिया गया था कि आज सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच हमारे वॉलंटियर तोहफों के साथ आपके घर पहुंचेंगे। मैं बेहद खुश थी। अपने आप में ये एक अलग ही अनुभूति थी, अनोखा काम था। तकरीबन 10 किलोमीटर ड्राइव करके हम उस एरिया में पहुँचे। हमारी लिस्ट के पहले घर में पहुँचना थोड़ा आसान था। नया इलाका होने के बावजूद घर आसानी से मिल गया। घर बाहर से काफ़ी गंदा दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन पता तो यही दिया गया था। हम बाहर खड़े घंटी बजाते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एडम ने कहा, शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी। मैंने हामी भरी। हमें आदेश था कि हम 10 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद उपहारों के पैकेट दरवाजे पर रख दें। हमने वही किया। दरवाजे पर रखकर फ़ोटो खींचा और संस्था को भेज दिया। ऐसे ही उपहारों को छोड़ देना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। अब हमें दूसरे घर की तलाश में आगे बढ़ना था। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके प्रांगण से लेकर घरों के बंद दरवाजे तक जर्जर स्थिति में थे। जगह जगह कूड़े का ढेर हमारा स्वागत कर रहा था। दूसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अजीब सी गंध आ रही थी। ताज़ा खाना पकने की गंध फेंके हुए खाने के सड़ने की गंध के साथ मिलकर नाक बहुत सिकोड़ने को मजबूर कर रही थी। दरवाज़ा ठक ठक करने पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। निश्चित रूप से किसी लड़के और लड़की में झगड़ा हो रहा था। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने एडम को देखा। शायद उसने दबे स्वर में कहा, हमें अपना काम पूरा करके वापस जाना है बस। इस बार मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। एक नवयुवक ने दरवाज़ा खोलकर हमें ऐसे घूरा जैसे हम बम डिलीवर करने आए हों। गुस्से में बोला, ले जाओ वापस, हमें नहीं चाहिए। मैंने हिम्मत करके कहा, ये बच्चे के लिए उपहार हैं, हमें एंजल ट्री ने भेजा है। भेजा होगा, चले जाओ यहाँ से। मैं डर कर पलट गई। लौटने के अलावा कोई चारा नहीं दिखा। तभी पीछे से आकर लड़की चिल्लाई, सुनिए, मुझे दे दीजिए, इसकी बात मत सुनिए। वे दोनों आपस में खींचातानी करने लगे। उनकी आवाज़ें कर्कश थीं। मैंने उस लड़की को तोहफे थमाकर एंजल ट्री सेंटर का नाम लिया और जल्दी से एडम का हाथ पकड़कर नीचे उतर गई। अच्छा खासा उत्साह फीका पड़ गया था। 2 घरों के दृश्य, एक खामोश घर और दूसरा लड़ता झगड़ता। बड़ों के आपसी क्लेश में बच्चे की हालत बुरी हो रही होगी, ये सोचकर मेरा दम घुटा जा रहा था। सीढ़ियाँ पार करके बाहर निकलते हुए टप से मेरे सिर पर चिड़िया की बीट टपकी। हाथ गंदे हुए, बाल भी। ये तो पानी से धुल ही जाएंगे, लेकिन मन की टीस शायद बनी रहेगी। एडम ने मेरी हथेली थाम ली और अंदर बाहर की तमाम गंदगी से बचकर अगले घर पहुंचने के लिए हौसला दिया। अगली मंजिल तीसरा घर था। इस जगह मकान नंबरों का क्रम इतना पेचीदा था कि सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद भी ढूंढने में हमको लगभग आधा घंटा लग गया। यहाँ एक बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला, हमें बेबस निगाहों से देखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं अवाक थी। ये तोहफे डिलीवर करना मुझे जुर्म सा लगने लगा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैम सब ठीक है, आप रो क्यों रही हैं? मैं एंजल ट्री। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी पीछे से एक नवयुवक आया। उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा और उस महिला के कंधे पकड़कर अंदर ले गया। मैं और एडम वहीं खड़े थे, मौन और अवाक। कुछ पलों बाद वो वापस आया और धीरे से बोला, माफ़ कीजिए, असल में हम अपने बच्चों को खो चुके हैं। ये बच्चे की दादी हैं। इन्होंने एंजल ट्री को ये सूचना दी थी, अब वो नहीं रहा। प्लीज़ इन्हें वापस ले जाइए, क्योंकि ये यादें उनके ज़ख्मों को और कोरे देंगी। मैं जैसे मरणासन अवस्था में आ गई थी। यहाँ दिए जाने वाले सारे तोहफे एडम ने कार में वापस रख लिए। अगर एडम मेरे साथ नहीं होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। इस मानसिक स्थिति में गाड़ी चलाना और अगले घर को ढूंढना, ये बहुत गहरी पीड़ा थी। अतः सुनकर ही मेरी ये हालत है तो घर वालों पर क्या बीत रही होगी। जब बच्चा ही नहीं रहा तो ये लोग तोहफे लेकर क्या करेंगे।
मुझे लगा मैं और छोटू उन दोनों कितने खुशकिस्मत बच्चे थे जो बेसब्री से प्रतीक्षा करते और उस खुशी को जी भर कर जीते भी थे। ये देखना दर्द से भरा था कि खुशियाँ भी लोगों से इस कदर रूठ जाती हैं, मदद मिलने पर भी पास फटकने से इनकार कर देती हैं। इन दुख भरे पलों में चौथे घर जाने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैंने तय किया था कि वापस जाकर सेंटर पर इन बचे हुए उपहारों को लौटा दिया जाए। एडम ने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। नहीं, बस बहुत हो गया। उसने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ ली। अभी आधा किलोमीटर ही चली थी कि मैंने मन में कहा, एक बार और, आखिरी बार, एक और घर तक पहुँच कर देखो, शायद वहाँ सचमुच कोई बच्चा उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुद से ही कभी माफ़ी नहीं मिल पाएगी। एडम, वापस चलकर हम एक और कोशिश करते हैं। एडम ने बगैर किसी सवाल के मुस्कुरा कर तुरंत गाड़ी घुमा ली। शायद उसे एहसास था कि मैं अपना मन बदलूंगी। 10 मिनट की खामोशी के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे। ये घर अपेक्षाकृत आसानी से मिल गया। बिगड़े रंगों के घालमेल से फटे दरवाजे को खटखटाकर मैं दूर खड़ी थी। सुबह वाला उत्साह नहीं था। 3 घरों का आंखों देखा हाल उदासी में डुबो गया था। एक अजनबी डर पीछे पड़ा था कि न जाने यहाँ मुझे कौन सी निराशा हाथ लगेगी, या फिर पिछले घरों जैसी अवांछित स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बहुत धीरे से दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद तत्काल दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाली महिला की आंखों में झिलमिल आंसू देखकर मैं तय नहीं कर पाई कि ये खुशी के हैं या किसी अनजाने गम के। मेरी आंखें उन आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं और मेरे कान को सुनने की। न जाने क्यों उसकी आंखों में मुझे माँ की आंखों जैसी दिखाई दीं, जिनमें गहरी छुपी मुस्कान वैसी ही थी जैसी माँ के चेहरे पर हुआ करती थी। मीठी सी मुस्कान। लगा माँ सामने खड़ी हैं। मैंने उसे तोहफे थमाए तो उसके हाथ पैकिंग पेपर के हर कोने को प्यार से सहला रहे थे। कहने लगी, मेरा बच्चा बहुत खुश होगा जब वो देखेगा कि सांता ने इस क्रिसमस पर उसके लिए 4-4 उपहार भेजे हैं। आप लोग आइए, इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाय कॉफ़ी जूस लेंगे? धन्यवाद आपका, अब हम निकलते हैं। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। हमारी गाड़ी ने गति पकड़ ली थी। अंत भला तो सब भला। इस महिला की आंखों की चमक में इतनी ताकत थी कि पिछले तीनों अनुभव धुंधले पड़ते गए। सेंटर पर पहुंचकर एक घर से वापस लाए हुए तोहफे लौटाए, ऐप के जरिए साइन ऑफ किया, तभी मोबाइल पर एक संदेश उभर कर आया। ये सर्वे था, एंजल ट्री के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए। कुछ नंबरों पर क्लिक करके अपना अनुभव 100 शब्दों में लिखना था। अब मेरे पास उपहार लेने की अनुभूति थी और देने की भी। सामने रखे पानी के गिलास में मेरी अपनी परछाई तैर रही थी। पानी ने मुझे हूबहू स्वीकार किया था, हर बहाव के साथ, हर रंग को सोखते हुए। सर्वे पूरा करने के लिए शब्दों के रेले टाइप होते चले गए। अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही भावनात्मक और सुंदर कहानी, पानी के रंग। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। इसको लिखा था हंसादीप ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। मिलते रहेंगे। आपका समय शुभ हो।